हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लाइब्रेरी टॉकीज। और आज से हम सॉल्व करने वाले हैं 25 क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे उन सभी के लिए जो केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, ईएमआरएस और जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड और एग्जाम्स पूरे देश भर में आते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है assertion और रीजन बेस्ड, और ये क्वेश्चन है रिसोर्सेज सबमिटेड टू एग्रिस डेटाबेस बिफोर 2010 might not have the access to full text link। उसका जो रीजन दिया हुआ है वो है एग्रिस indexes bibliographic references but does not store full text articles। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आइए जानते हैं डिटेल में आखिर ये क्यों सही है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्रिस है, ये जो एग्रिस है वो उसका फुल फॉर्म आपको बता दूं। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये FAO का पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देख सकते हैं उसका लोगो, FAN का लोगो इसमें लगाया हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो खुद एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशन का ही अंदर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। और उसी में इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है एग्रिस। और आइए देखते हैं इसका कब स्टार्ट हुआ था। सिंस 1974 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज टू मेक रिसर्च आउटपुट विजिबल एंड एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एग्रिस। ठीक है, तो 1974 में शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि कब ये शुरू हुआ था, तो 1974 में शुरू हुआ था। तो क्यों शुरू हुआ था? ताकि जो रिसर्च आउटपुट हो वो लोगों को विजिबल हो सके और एक्सेसिबल हो सके, उसका वो यूज कर सके। तो इसका सबसे अच्छा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव का सर्च इंजन है। किस किस फील्ड में? फूड एंड एग्रीकल्चरल साइंटिफिक लिटरेचर में। और ये जो है फ्री एक्सेस देता है, मिलियंस ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इसमें फ्रीली मिलते हैं और 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो ये जो मैंने जो इसका सोल्यूशन ढूंढा है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एग्रिस क्या करता है? एग्रिस जो इंडेक्स करता है रिसोर्सेज को, वो कौन कौन से करता है? तो वो बुक्स को इंडेक्सिंग करता है, जर्नल आर्टिकल्स की इंडेक्सिंग करता है, मोनोग्राफ्स की करता है, बुक्स चैप्टर की करता है, डेटा सेट्स की करता है और ग्रे लिटरेचर की करता है। इन एग्रीकल्चरल इंडेक्स बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस बट डज नॉट स्टोर फुल टेक्स्ट आर्टिकल। तो ये बात जो इस क्वेश्चन में थी कि वो फुल टेक्स्ट आर्टिकल नहीं स्टोर करता है, तो ये बात वहां से आई थी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही डिटेल में किसी चीज़ को जानना पड़ेगा तभी शायद ये सॉल्व आप कर पाएंगे। तो वहीं से ये जो है इसका सोल्यूशन हमने ढूंढा है। बिफोर सबमिटेड 2010 माइट नॉट हैव द लिंक इन दीज केसेस इट इज रिकमेंडेड। तो ठीक है, तो जो लोग अपना एग्रीस में डेटा देना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो ये ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। ये भी इसमें मेंशन्ड है। तो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स द थ्री बिग स्क्वायर्स इन थ्री कॉर्नर ऑफ अ क्यूआर कोड। एक क्यूआर कोड के तीन कोनों में तीन बड़े वर्ग क्या दर्शाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है क्वाइट जोन, फाइंडर पैटर्न, मैट्रिक्स जोन या अलाइनमेंट मार्कर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, फाइंडर पैटर्न। आइए जानते हैं कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल में जानते हैं। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, और ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बार कोड होता है। इसका इन्वेंशन जो किया था, इसका इन्वेंशन की अगर बात करें तो ये 1994 में इन्वेंट किया था मासाहिरो हारा ने, ऑफ जापानीज कंपनी डेंसो वेव। डेंसो नाम की कंपनी में वो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के लेबलिंग के लिए उसने पहली बार यूज किया था 1994 में। ठीक है, और इसके तीन बड़े स्क्वायर होते हैं, आप देख सकते हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तीनों क्या होते हैं? बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट। तो ये फाइंडर पैटर्न होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में एक छोटा सा और होता है यहाँ पे, जिसको इन्होंने नाम दिया गया है कि ये अलाइनमेंट पैटर्न के लिए होता है। ठीक है, तो ये थ्री बिग स्क्वायर, ये क्या होता है? ये क्यूआर कोड को डिटेक्ट करने में के लिए यूज होता है। आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो इन थ्री सर्कल्स की मदद से वो जो है पैटर्न को डिटेक्ट कर पाता है। आई होप क्यूआर कोड के बारे में आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं।
Which one is not fit for providing access to e-resources on the line of campus access, remote access, anywhere, anytime access? तो निम्न में से कौन सा ई संसाधनों का एक्सेस कहीं भी और कभी भी तरह से कैंपस से बाहर से रिमोट एक्सेस की सेवा से देने में सक्षम नहीं है? तो इसका ऑप्शन रेफरेड, कोआ, माइलॉफ्ट, इनफेड है। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा कोहा, क्योंकि कोहा एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है और ये ई रिसोर्सेज और रिमोट एक्सेस के लिए नहीं बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जो ये रेफरेड है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है यूजर के साथ और ई रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोहा में। कोहा के बारे में आपको पता है कि ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलती है जैसे कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन। लेकिन ये जो है, ये आपका रिमोट एक्सेस नहीं देता है। ठीक है, रिमोट एक्सेस जो है ये नहीं देता है। तो बाकी ये भी देता है। और माइलॉफ्ट जो है ये मोबाइल ऐप है। ठीक है। तो ये एक्सेस, ऑर्गेनाइज एंड शेयर डिजिटल कंटेंट एंड ई रिसोर्सेज सब्सक्राइब बाय द लाइब्रेरी। तो ये भी ई रिसोर्स में मदद करता है। फिर आते हैं इनफेड। इनफेड किसका है? इनफेड का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि इनफेड है किसका? ये इनफ्लिब नेट ने बना रखा है। इनफ्लिब नेट, इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। तो ये गुजरात में एसोसिएटेड है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे इनफ्लिब नेट से, तो उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा चल जाएगा। तो इनफ्लिब नेट भी, इनफेड जो है इसकी सेंट्रल एजेंसी है और ये यूज़र ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ होती है। तो आप रिमोटली आप एक्सेस करके, लॉगिन करके आप जो है रिसोर्सेज यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अगर आप कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है स्टैटिस्टिक पैरामीटर, बी ऑप्शन है पैरामीटर स्टैटिस्टिक, सी ऑप्शन है सैंपल पॉपुलेशन और डी ऑप्शन है पॉपुलेशन सैंपल। तो इसका सही जवाब सिंपल है कि सी ऑप्शन है इसका, कि अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे होंगे कि एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा सैंपल होता है और उसका छोटा सा हिस्सा जो है उसको सैंपल बोलते हैं। पॉपुलेशन में सभी लोग आते हैं और सैंपल में उसका सबसेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायरफ्लाई इज अ कंप्लीट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। इट इज रिटन इन विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है लिस्प प्लस सी प्लस प्लस, पर्ल एंड पाइथन, जावा एंड पीएचपी, बेसिक एंड एसक्यूएल। तो इसका सही जवाब पर्ल एंड पाइथन है। और इसके बारे में देखो, फायरफ्लाई जो है वो एक कंप्लीट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है और इट इज बीइंग रिटन इन पाइथन एंड पर्ल विद ऑल डेटा स्टोर्ड इन एक्सएमएल। तो डेटा किस में स्टोर होता है? एक्सएमएल में। तो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज टू गिव पब्लिक लाइब्रेरीज अ फ्री सॉफ्टवेयर। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि ताकि जो है पब्लिक लाइब्रेरीज है उसको फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाए टू रन एंड मेंटेन लाइब्रेरी सिस्टम्स। ठीक है। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आपको फायरफ्लाई के बारे में और डिटेल मिल जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि फायरफ्लाई क्या है और कौन सी लैंग्वेज में ये बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फायरफ्लाई क्या है, ये क्या है? कंप्लीट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, पाइथन में बना हुआ है। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप जो है आप भूलेंगे भी नहीं और आपको जो है सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा मकसद यही है कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दें और कम समय में दें, क्योंकि खासकर ये वर्किंग प्रोफेशनल जो भी कार्यरत हैं, कहीं भी काम कर रहे हो आप, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप डिटेल में चीज़ों को, किताबें पढ़ना, मोटी किताबें पढ़ना, समय कम है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा लैंग्वेज? मेटा लैंग्वेज कौन सी मेटा लैंग्वेज है निम्नलिखित में से? तो वो है आपका सी प्लस प्लस, पाइथन, एसक्यूएल, नन ऑफ द अबव। तो क्लियरली इसका आंसर नन ऑफ द अबव ही है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। आइए जानते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्या क्या बताएंगे हम। मेटा लैंग्वेज क्या होती है? इज अ लैंग्वेज यूज टू डिफाइन और डिस्क्राइब अदर लैंग्वेजेस। किसी भी दूसरी लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसे मेटा लैंग्वेज कहते हैं। आपने एक सम शब्द भी सुना होगा, मेटा डेटा। मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा भी मिलता जुलता ही है इसमें। डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसी को मेटा डेटा बोलते हैं। ऐसी मेटा लैंग्वेज भी किसी लैंग्वेज के बारे में ही जो है डिफाइन करता है दूसरी लैंग्वेज को। ठीक है।
तो इट इज़ यूज इन लिंग्विस्टिक, इसको लिंग्विस्टिक में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है, और कंपाइलर डिज़ाइन में ये बहुत यूज़ होता है मेटा लैंग्वेज। तो एग्जांपल्स इसके हैं बी एन एफ, बैकस नॉरफॉर्म, ठीक है। तो कैसे यूज़ होता है, सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक डिफाइन करता है, तो इसलिए ये कि मेटा लैंग्वेज होगी बी एन एफ। एक्सटेंडेड बी एन एफ भी एक मेटा लैंग्वेज भी है, आपने सुना होगा मेटा एम एल और लिस्प, ये जो है कहीं कहीं मेटा लैंग्वेज की तरह काम करती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेसेस को इंफॉर्मेशन रिट्रीव और एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को यूज होती है। तो ये तीनों ही इसीलिए ऑप्शन में नहीं आएंगे, और इसका जो सही जवाब है वो नन ऑफ द अबव होगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, कैंडल रैंक कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, और चौथा है अनोवा is used to investigate whether the variable we are working with are categorical। तो ऑप्शन है 3 and 4 ओनली, 1 2 3 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 3 and 4 ओनली। तो स्पेयरमैन जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आप सी आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। पहला गलत हो गया, राइट। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे। फिर कैंडल इज ऑल्सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, अब दूसरा भी सही है, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दूसरा सही है, तो हमारे पास या तो ये ऑप्शन बचा या ये ऑप्शन बचा। अब तीसरा जो है वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, पियर्सन इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। और चौथा, चौथा भी बिल्कुल सही है, ये वेरिएबल्स को, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करता है, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का फॉर्म क्या है, एनोवा की अगर हम बात करें, एनोवा का फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये टॉपिक कवर होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड, तो उसमें इसको और डिटेल में जो है हम एक्सेस करेंगे, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इसको हम। तो अभी के लिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, 2 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए अपीयर्ड इन द ईयर, कौन से साल में ये ऑफिशियल लिस्ट आई, ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 1956, 1961, 1953, 1954। तो इसका सही जवाब है 1954। आइए थोड़ा देखते हैं डिटेल में ये है क्या। देखो, द फर्स्ट ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है यूएसए में बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ये 1954 में आई थी। और टाइटल क्या था इसका, सब्जेक्ट हेडिंग अथॉरिटी लिस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये भी आया जा सकता है कि वो किस टाइटल में आया था, जो सब्जेक्ट हेडिंग आया था, पब्लिश हुआ था, वो किस टाइटल में आया था। तो टाइटल क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग अथॉरिटी लिस्ट, ठीक है। कब आया था आपको पता चल गया कि 1954 में आया था, बाकी उसका सब्जेक्ट का टाइटल भी आपको पता चल गया। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग थिसारस है, इज अ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, और ये इसी का ही पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेडिंग है ये मैश का पार्ट है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। ये कंट्रोल वोकेबलरी है, किससे प्रोड्यूस किया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एंड इज यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए, इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग, सर्चिंग फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो ये सब्जेक्ट हेडिंग वहाँ यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप टू एरर इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, निम्नलिखित में से सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण में द्वितीय प्रकार की त्रुटि कौन सी है। A. When the null hypothesis is true and we reject it. B. When null hypothesis is false and we accept it. C. When null hypothesis is true and we accept it. या D. When null hypothesis is false and we reject it.
तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड वी एक्सेप्ट इट। तो दिस इज टाइप 2 एरर। ठीक है, फेलिंग टू रिजेक्ट अ फुल फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अगर आप कोई भी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और वो फेल, मतलब उसको आप रिजेक्ट करने में फेल होते हैं, तो उसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स के लिए जाना जाना पड़ेगा। ये भी पार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है, और रिसर्च के अंदर जो है ये हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये जो है ये टॉपिक आता है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, इज अ फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन, और टाइप 2 जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन होता है। तो ये घुमा के भी क्वेश्चन आया जा सकता है। ये टाइप 1 एरर के बदले आपसे पूछ लेंगे कि फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन या फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन टाइप 2 एरर। तो देखो, अब मेकिंग ए स्टैटिस्टिकल डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। ठीक है, सो द रिस्क ऑफ मेकिंग एरर आर अनअवॉइडेबल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस कोई भी स्टेटमेंट है जो हम टेस्ट कर रहे हैं, और ये रिसर्च में हाइपोथेसिस ही हम बना के चलते हैं। कोई स्टेटमेंट है जिसको हम मान के चलते हैं या तो ये फॉल्स है या तो ये ट्रू है। ठीक है, तो उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी देखते हैं, देखो इसमें क्या है। देखो, आपने डिसाइड किया कि यू डिसाइडेड टू गेट टेस्टेड ऑफ कोविड-19 बेस्ड ऑन माइल्ड सिम्टम्स। आपको माइल्ड सिम्टम्स थे, तो आपका जो स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, वो ये है कि आपको जो है माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपने टेस्ट कोविड पॉजिटिव किया। तो दो एरर इसमें पॉसिबल हैं। तो टाइप 1 एरर हो सकता है, द टेस्ट रिजल्ट से यू आर कोरोना वायरस, लेकिन आपको एक्चुअल में है नहीं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन है, मतलब आपको एक्चुअली नहीं है, राइट, लेकिन रिजल्ट्स कहता है कि है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहता है कि रिजल्ट जो कहता है कि यू डोंट हैव कोरोना वायरस, लेकिन आपको है, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। तो आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद वहाँ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, चाहे वो वेरिएंस हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, चाहे वो टी टेस्ट हो, स्पेरमैन टेस्ट हो। तो बहुत सारे टेस्ट इसमें जो है यूज़ होते हैं रिसर्च में, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी रिसर्च करते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे ही उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी के लिए हम इसको यहीं पर ही विराम देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख सकते हैं। विच वन इज नॉट यूज्ड फॉर बिब्लियोमेट्रिक स्टडी? बिब्लियोमेट्रिक अध्ययन के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता? तो पहला ऑप्शन है आर स्टूडियो, दूसरा है डेटा एक्सिलर, तीसरा है नेट ड्रॉ, और चौथा है पजेक। तो इसका सही जवाब है डेटा एक्सिलर जवाब है इसका। और डेटा एक्सिलर जो है वो एक न्यूज़लेटर है, वो एक बिब्लियोग्राफिक टूल नहीं है। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक टूल नहीं है। अब बिब्लियोमेट्रिक में आप बोलेंगे कि भाई बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है? तो बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है, वो स्टडी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड साइटेशन टू अनकवर ट्रेंड्स, इवेल्युएट इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक डोमेन। तो बेसिकली बिब्लियोमेट्रिक ना एक 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 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, मतलब आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस देता है, राइट, न्यूमेरिकल डेटा देता है आपको नंबर्स में, कि भैया क्या ट्रेंड है, क्या इम्पैक्ट है किसी पब्लिकेशन का। ठीक है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो ये सब बिब्लियोमेट्रिक्स आपको देता है, और इसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर के टूल से ये सब एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? लार्ज डेटा सेट को, नेटवर्क एंड रिलेशनशिप को, और ये मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, जैसे साइटेशन काउंट, एच इंडेक्स, आई इंडेक्स। आपने आई इंडेक्स भी सुना होगा, अभी इसके बारे में हम डिटेल करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर, आपने सुना होगा इम्पैक्ट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसी भी रिसर्च, किसी भी पब्लिकेशन के बारे में बताता है। तो बाकी के ऑप्शन जो थे उसमें था के स्टूडियो, आर स्टूडियो। तो आर स्टूडियो भी एक टूल है। ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। तो ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन था कौन सा यूज नहीं होता, तो उसका डेटा एक्सिलर आंसर था, राइट। तो आर स्टूडियो होता है, नेट ड्रॉ भी होता है, नेटवर्क डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पजेक, पजेक भी लार्ज स्केल नेटवर्क एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में यूज होता है। तो बिब्लियोमेट्रिक में यूज होता है किस चीज़ के लिए? को साइटेशन क्रिएट करने के लिए, को ऑथरशिप नेटवर्क्स की क्रिएट करने के लिए यूज होता है। आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ रिसर्च एरियाज, तो ये इसके लिए भी यूज होता है पजेक। डेटा एक्सिलर जो है ये बिब्लियोमेट्रिक के लिए नहीं है, बल्कि ये डेटा मैनेजमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो है न्यूज़लेटर भी है, तो इसका जो है, इसलिए ये आंसर का ऑप्शन नो होगा, ये नहीं होगा इनमें से, राइट। बाकी सब बिब्लियोमेट्रिक टूल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज द RFID कंसिस्ट ऑफ? तो RFID तो आपको पता ही है। RFID का फुल होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ये रेडियो वेव्स के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, रेडियो वेव्स आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 3, 4, 1 एंड 2, और जो सही आंसर है इसका हुआ है 3 कंपोनेंट है। तो RFID रीडर्स है 3 कंपोनेंट, एंटीना, ट्रांससीवर और डिकोडर, या आप कह सकते हैं एंटीना, टैग और रीडर। ठीक है, आइए देखते हैं इसके डिटेल में। तो ये कुछ आया बेसिक RFID सिस्टम है। ये आपका डेटाबेस है, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा स्टोर होता है और इवेलुएट होता है। तो RFID का सारा डेटाबेस आपके सिस्टम में ही अवेलेबल होता है। तो ये RFID रीडर आपने देखा होगा, लाइब्रेरीज में भी बहुत बार देखा होगा, या आप किसी भी शॉप में जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा। तो ये कनेक्टेड होता है एंटीना से वायरलेसली। ठीक है, और डेटा जो है ये RFID टैग से लेता है। टैग किस में लगा रहता है? वो एसेट में। वो एसेट कुछ भी हो सकता है। देखो, RFID टैग लगा जो रहता है वो किसी वो बुक में लगा हो सकता है, वो आपके क्लोथ्स में लगा रहता है, आप शॉपिंग में जाते हैं, राइट। और या आपके जो भी आप मशीन्स कोई भी डिवाइसेस लेते हैं उसमें लगा हो सकता है, राइट। तो ये आपके एसेट हो सकते हैं टू ट्रांसमिट स्टोर डेटा टू द एंटीना। तो ये डेटा जो है बुक के बारे में, जैसे मान लो बिब्लियो सारी डिटेल देती कि ऑथर कौन है या कब ले गया था, उसके मेंबरशिप के बारे में। एक लाइब्रेरी में सर्कुलेशन सिस्टम में बहुत यूजफुल रहता है। ठीक है, लाइब्रेरी में सर्कुलेशन में यूज हो सकता है, अगर क्वेश्चन आता है तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में बहुत यूज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये एंटीना आपको ट्रांसमिट करेगा अपना डेटा, और फिर एंटीना रिसीव करता है स्टोर डेटा टैग और उसको ट्रांसमिट करता है RFID रीडर से। तो रीडर रीड करता है और उसका जो है यहाँ डिस्प्ले हो जाता है आपके सिस्टम में, हर डेटा उसके बारे में पता चल जाता है। तो बेसिकली RFID के अंदर चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर से वो चिप्स बनती हैं, और वो उसका रेडियो वेव्स के थ्रू वो अपना कम्युनिकेशन करता है। आई होप थोड़ा आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही जो है वास्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, और इसलिए यहाँ पर कवर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 1891। ऑप्शन में आपको 94, 18, 1998, 1890 दिया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है 1891। तो आइए देखते हैं इसमें कि ये मैंने उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वहाँ से लिया है। ये उसका लोगो है, ये गवर्नमेंट हमारे नेशनल एम्बलम सारनाथ पिलर से लिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें इसने क्या लिखा हुआ है। नेशनल आर्काइव्स जो है वो किससे अटैच्ड है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ठीक है, बाकी इसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं जो हेड करता है, डेप्यूटी जनरल, बाकी डेप्यूटी डायरेक्टर्स भी होते हैं। उनका बहुत सारे अलग अलग डिवीजन है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, कंजर्वेशन, टीचिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे डिवीजन इसमें अंदर आते हैं। तो नेशनल जो ये कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 19 मार्च 1891 में कलकत्ता में। ठीक है, एज एन इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, है ना। और फिर नेशनल कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली में जो है 1911 में जो है ये फिर जो है नई दिल्ली शिफ्ट हुआ, एंड इट वाज शिफ्टेड टू इट प्रेजेंट बिल्डिंग इन 1926 में जो है फिर से अपनी प्रेजेंट बिल्डिंग में इसको वापस बुला दिया गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको इसके बारे में, नेशनल आर्काइव्स के बारे में। बाकी डिटेल आप जानना चाहें तो इसकी वेबसाइट्स आप विजिट कर सकते हैं, और डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। या आप चाहते हैं कि इस पर भी कुछ वीडियो बने तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रैम कैन रिटेन डेटा इवन आफ्टर इलेक्ट्रिकल पावर इज रिमूव्ड? तो इलेक्ट्रिकल पावर जो रिमूव, अगर लाइट चलेगी, पावर ऑफ हो गया, तो फिर भी डेटा जो है रैम में बना रहेगा। तो वो किस टाइप की रैम होती है? तो उसका नाम है नॉन वोलाटाइल रैम। तो इसका आंसर जो है नॉन वोलाटाइल रैम है। हालांकि जो एफ रैम है वो भी एक नॉन वोलाटाइल रैम ही होती है, बट क्योंकि नॉन वोलाटाइल क्लियरली लिखा हुआ है तो हम स्टैटिक और डायनेमिक रैम में जो है इसमें जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है डेटा उड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर है नॉन वोलाटाइल रैम। तो नॉन वोलाटाइल रैम रिटेन पावर इवन विदाउट पावर, अनलाइक डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, एफ रैम भी नॉन वोलेटाइल रैम की तरह है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया।
देखिए आइए देखते हैं कि देखो टाइप ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, और रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर एन रैम, बी रैम एंड एफ रैम। ये हो गया आपका नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये तो वोलाटाइल हो गया और ये नॉन वोलाटाइल हो गया। ऐसे ही रोम में प्रोम, एप्रोम, ई पी रोम, राइट। फिर रोम हो गया, और ये प्रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल, आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और नॉन प्रोग्रामेबल में रोम हो गया। ठीक है, तो वन टाइम प्रोग्रामेबल में ओ बोलते हैं इसको, वन टाइम प्रोग्रामेबल, राइट। ये वो वाला ओ नहीं है जो आपको मैसेज आता है। ये टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, SSD, जो आजकल सॉलिड स्टेट डिवाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये भी एक तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज है। आजकल लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यही यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क अब तो यूज़ होती नहीं, मैग्नेटिक टेप तो ये तो अब ज़्यादातर यूज़ में होते नहीं है, तो इतना रेलिवेंट है नहीं। कैश मेमोरी फास्ट बहुत मेमोरी होती है, और ये जो है इसको बीच में रखा गया है सेकेंडरी और प्राइमरी के, हालांकि बट ये फास्ट मेमोरी है, राइट। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अब ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन यही है कि भाई देखिए, इसमें एकेडमिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, और ऑफशूट लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो कॉलेज लाइब्रेरी किससे, एकेडमिक लाइब्रेरी से ही होगी। गवर्नमेंट लाइब्रेरी मिनिस्ट्री एंड देव डिपार्टमेंट से ही होगी। नेशनल लाइब्रेरी प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज से ही होगा। ऑफशूट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, स्पेशल लाइब्रेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये बहुत बहुत ही सिंपल है, और इसका आंसर डी है, 13254। मतलब कि एकेडमिक लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी के इक्विवेलेंट है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के इक्विवेलेंट है, राइट। और नेशनल लाइब्रेरी प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज, ऑफशूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस, और स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में के इक्विवेलेंट है। क्योंकि इंडस्ट्रियल या कोई भी जैसे मेडिकल लाइब्रेरी होगी, या किसी भी इंडस्ट्रीज में जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लाइब्रेरीज होती हैं, वो उनको स्पेशल लाइब्रेरीज ही जो है बोला जाता है, स्पेशल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज द ऑड अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो VTLS, कोहा, लिप्सिस, डी स्पेस। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब किस में आप इसको अलग मानेंगे ये आपके लिए बनता है। हालांकि अभी के लिए हमने इसमें जो आंसर हमने देखा वो डी स्पेस ही मानेंगे, क्योंकि VTLS, कोहा और लिप्सिस जो है वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, राइट। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और बल्कि और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो डी स्पेस जो है वो डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। तो वो खाली रिपोजिटरी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, राइट। रिपोजिटरी का मतलब होता है कि स्टोरेज, कोई स्टोर करना डेट इन फाइल्स को या सब कुछ। तो डी स्पेस को इसलिए डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर माना जाता है, तो इसलिए इसको हमने ऑड वन माना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब स्केल डिस्कवरी सेवा का उदाहरण है। पहला है एल्जीवर सीरियस, दूसरा है क्लैरिवेट डर्वेंट, तीसरा है डीबीपीडिया, और चौथा है प्राइमो एक्स लिब्रिस। तो इसका करेक्ट आंसर तो है प्राइमो एक्स लिब्रिस। तो ये बहुत ही पॉपुलर वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस है जो लाइब्रेरियन यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि यूनिफाइड सर्च अक्रॉस मैनी डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड हो सके। तो ये प्राइमो एक्स लिब्रिस, ये क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाए कि प्राइमो एक्स लिब्रिस क्या होता है, तो ये क्या है, एक वेब, ये है वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस, ठीक है। तो ये थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको कि होता क्या है वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस। तो ये लाइब्रेरी का टूल है जो कि सिंगल सर्च इंटरफेस करता है, और ताकि डायनेमिक जो है एजुकेशन, वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन एकेडमिक रिसोर्सेज जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग, उसको हम जो है सर्च कर सकें, ठीक है। सिंगल सर्च इंटरफेस है, डेटाबेसेस को सर्च कर सकें, ई जर्नल्स को, डिजिटल रिपोजिटरी को, ओपन एक्सेस को। तो ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट्स ऑल दिस इनटू वन यूनिफाइड इंडेक्स एंड प्रोवाइड गूगल लाइव सर्च एक्सपीरियंस। तो ये जो है, तो सर्च सर्विस से गूगल की तरह सर्च करता है, मतलब आपको हर एक चीज़ एक ही साथ ही सर्च करता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल आपने टेक्स्ट सर्च किया तो टेक्स्ट ही मिलेगा, इमेज सर्च किया तो इमेज ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। या आप डेटाबेस को सर्च करें तो सिर्फ डेटाबेस ही सर्च करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक सर्च इंजन भी होते हैं जो डेटाबेस सर्च इंजन करते हैं, या फुल टेक्स्ट डेटाबेस सर्च इंजन होते हैं, जो कि केवल जिनका काम जो है खाली एक ही चीज़ है। बट इसमें क्या है कि ये यूनिफाइड इंडेक्स है, राइट। तो ये गूगल लाइव एक्सपीरियंस देता है यूजर्स के लिए, ठीक है। अब पहला आंसर एल्जीवियर सीरीज नहीं है, क्योंकि ये कोई डिस्कवरी सर्विस नहीं है, राइट। ये क्या है, एल्जीवियर जरूर सर्विस, ये क्वेश्चन आता है, स्कॉपस है, साइंस डायरेक्ट, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एल्जीवियर, राइट। क्लैरिवेट और डरवेंट,
डरवेंट इनोवेशन इंडेक्स इज अ पेटेंट डेटाबेस एंड नॉट अ डिस्कवरी सर्विस। तो डरवेंट का जो इंडेक्स है इनोवेशन वो पेटेंट डेटाबेस है। ऐसी डीबीपीडिया जो है वो लिंक्ड डेटा प्रोजेक्ट है डिराइव फ्रॉम विकिपीडिया डेटा। ठीक है। तो एक्स लिब्रिसी इसका जवाब है, जो कि वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस देता है। ये एक यूनिफाइड सर्च इंटरफेस है और एकेडमिक और रिसर्च लाइब्रेरीज में वाइडली यूज होता है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फीचर्स जो है क्रिटिकल होते हैं? तो इसमें जैसे है, पहला है कलेक्टिंग डेटा इन बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, गैदरिंग data with top-down semantic evidence, collecting data with help of standardized research tools, yes, design sampling with probability sample technique। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही टॉपिक आता है, और ये डिटेल में तभी आपको समझ में आएगा जब आप रिसर्च कर रहे होंगे। और रिसर्च के अलग अलग टाइप हैं, चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर है, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो जनरली इंडक्टिव होता है। मतलब आप फैक्ट्स और डेटा से जो आउटकम निकलता है, वहाँ ऐसा नहीं कि आप अज्यूम नहीं करते। नो अजम्पशन, अजम्पशन नहीं होता इसमें, राइट। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इसमें कोई जो भी आपके पास डेटा आता है, फैक्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे ही जो जनरली इंडक्टिव का मतलब यही है कि उसके बेसिस पे जो आप आउटपुट निकालते हैं या इन्फेरेंस निकालते हैं, वो इंडक्टिव होता है। एंड एक्सप्लोरेटरी होता है, मतलब आप एनालाइज करोगे उसमें से। बिल्डिंग थ्योरी फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो ग्राउंड अप से यानी कि बॉटम अप अप्रोच लेके चलता है, नीचे से शुरू करते हैं आप बेसिक लेवल से, फिर जाके आप धीरे धीरे बिल्ड अप करते हैं उसमें। तो यही क्वालिटेटिव रिसर्च की जो है एक फीचर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, इट इज गिवन बाय, ये किसने दिया था? तो ये जो पब्लिक लाइब्रेरी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल और नेशनल गवर्नमेंट की बेसिकली कहना चाह रहा है ये। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने बोला था? ये यूनेस्को ने, ठीक है। और यूनेस्को और इफ्ला के मैनिफेस्टो है, उसमें ये बोला गया था। ठीक है, पहले तो यूनेस्को ने ही बोला था, उसके बाद इनके मैनिफेस्टो में जो है ये प्रॉपर तरीके से 1994 के जो मैनिफेस्टो है उसमें ये बात आई हुई थी। तो ऑप्शन आपके पास है, इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 97, 99, 72, 94। करेक्ट आंसर इसका 1994 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यूनेस्को का क्या था कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो उसने सबसे पहले लॉन्च किया था, उसमें इफ्ला ने नहीं किया था, याद रखना। यूनेस्को ने 1914 में पहली बार एक डॉक्यूमेंट अप्रूव किया था, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। उसको फिर जो अपडेट हुआ था वो 29 नवंबर 1994 में अपडेट हुआ था। तो ये दो ही बार एक तरीके से अपडेट हुआ, हालांकि 2022 में भी ये हुआ है, लेकिन ये यूनेस्को ने 1994 में अपडेट किया था। ठीक है, 2000 जुलाई 2022 में लेटेस्ट अपडेट्स का आया है। अगर क्वेश्चन आता है तो लेटेस्ट अपडेट जुलाई 2022 को आता है। और ये पब्लिक लाइब्रेरीज की को मतलब इंटरनेशनली इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और असेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ पीस एंड एजुकेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ये बात इन्होंने कही है। तो इतना इंपॉर्टेंट है पब्लिक लाइब्रेरी, राइट। तो वो ह्यूमैनिटी के लिए और एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, तो इसको हमने मैनिफेस्टो में ही इन्होंने शामिल किया था। तो ये मैनिफेस्टो 1949 क्रिएट हुआ था, फिर उसके बाद में इन्होंने अपडेट भी किया था। ठीक है, और यही जो इसका प्रीवियस एडिशन है 1994 वाला, वो कॉर्नर स्टोन ऑफ इफ्ला लाइब्रेरी एडुकेशन इन 1994। तो 1994 से इफ्ला जो है, ठीक है, तो इफ्ला जो है ये जो है इसको यूज कर रही है। इसका कॉर्नर स्टोन ने मतलब इसका बेसिक जो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक यहाँ से जो इन्होंने थीम ली हुई है, तो वो फिलोसफी जो है वो यहीं से ली हुई है, राइट। तो 2022 में इफ्ला एंड यूनेस्को अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यूली अपडेटेड इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। So the update is intended to ensure that manifesto continue to reflect realities and mission of public libraries today। तो ये public libraries को आज भी उनकी realities को बताने के लिए इन्होंने manifesto जो है लाने का मकसद था, और अपडेट करने का इनका ये मकसद था। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आई है वो है कि मोस्ट रिसेंट अपडेट वाज मेड पॉसिबल बाय प्लास पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन विद सपोर्ट फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम था जिसके सपोर्ट के थ्रू उन्होंने ये करा? वो प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, IFAP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के अंडर का इन्होंने जो है पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन में ये अपडेट किया इन्होंने। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर टेक्निकल मेटाडेटा फॉर टिफ, JPEG एंड WAV फाइल? तो इसका सही आंसर है EXIF, राइट। तो EIXF का फुल फॉर्म है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट।
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसका फ्लो आ सकता है। तो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, और ये स्टैंडर्ड है टेक्निकल मेटा डेटा इन इमेज एंड ऑडियो फाइल्स लाइक TIFF, JPEG एंड WAV। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सिमेंटिक वेब SKOS इज यूज्ड फॉर। सिमेंटिक वेब में SKOS का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। पहला, फॉर डिजाइनिंग डेटा सेट्स। B, फॉर डिजाइनिंग डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। C, फॉर मैनेजिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। या D, फॉर डिजाइनिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर है फॉर डिजाइनिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो SKOS क्या चीज है? ये W3 वर्ल्ड W3C, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ये आपको पता हो तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये कंसोर्टियम है, एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट करती है कि ये स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकली डिजाइन। तो SKOS एक स्टैंडर्ड है, राइट। क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड है जो डिज़ाइन किस लिए किया गया है? टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड वोकेबलरी, जैसे टेक्सोनॉमी हो गया, थिसॉरी हो गया, क्लासिफिकेशन स्कीम्स हो गया। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो है डिज़ाइन बनाने के लिए SKOS, यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, राइट। तो ये जो है की कंपोनेंट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की, राइट। तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है W3C का, जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उनका एक्सप्लेनेशन देके आपको जो है थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा ब्लॉकिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 128 बिट्स टू 4096। तो होता क्या है पैकेट स्विचिंग में? देखो, पैकेट स्विचिंग अगर आप बात करेंगे तो इसमें डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स। सबसे सबसे बड़ी बात है कि डेटा पैकेट्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, ट्रैवल करता है। और मैक्सिमम जो हेडर और डेटा को मिला के जो मैक्सिमम डेटा वो ट्रांसमिट करता है वो है 188 बिट्स टू 4096 बिट्स। अब देखो बिट्स है, ठीक है। ठीक है, तो बिट्स है एंड विद इन, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पर जो है ये गलत है, मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए था, ये ए होना चाहिए था इसका आंसर, राइट। तो इसका आंसर ए होना चाहिए था, ए। ये बिट्स है ना, ना कि बाइट्स। तो इसका आंसर ए होगा, 188 बिट्स टू 4096 बिट्स, ना कि बाइट्स। तो करेक्शन थोड़ा यहाँ पर चाहिए आपको। बाकी आप लोग का जो भी इनपुट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए। द टर्म कुकी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, कुकी को पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कुकी शब्द? तो ये इसका आंसर जो है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर है लुई माल्टोली मॉन्टुली। तो लुई मॉन्टुली क्या था? एक नेटस्केप, एक प्रोग्रामर था, ठीक है। उसने पहली बार कुकी वर्ड कॉइन किया गया था वेब ब्राउजर के कंटेक्स्ट में, ठीक है, इंटरनेट के कंटेक्स्ट में। मैं यहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा मैं वर्ड यूज़ करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये कुकी बिस्किट वाला कुकी नहीं है, ये इंटरनेट के रिस्पेक्ट में है। जो कुकी करता क्या है, आपको पता होगा कि कुकी डेटा स्टोर करता है, जैसे आपका लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ताकि आप वेबसाइट में जो भी वेबसाइट्स में जा रहे हैं आपको ट्रेस कर सके, आपका बिहेवियर एक तरीके से देख सके, कब आ रहा है, कब सेशन लॉग आउट हो रहा है, क्या चीज़ सर्च कर रहे हो। तो वो डेटा, ताकि आपके लिए जो है अगली बार आप वेबसाइट को दोबारा विजिट करो तो आपके लिए आसान रहे। तो कुकी क्या होता है? इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, दैट अ वेबसाइट सेव्स ऑन योर कंप्यूटर और डिवाइस व्हेन यू विजिट इट, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल है। दिस फाइल हेल्प्स द वेबसाइट, देखो वेबसाइट को मदद करता है इन्फॉर्मेशन आपकी रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है ना। और ईजियर बनाता है आपके एक्सपीरियंसेस को, राइट। पर्सनलाइज आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो आप देखना पसंद कर रहे हो। तो ये कुकीज़ की मदद से ही होता है। वो फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं। तो आई होप कुकीज़ के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये फिगर है, ये किस तरीके से, एक तरीके से कुकीज़ बिस्किट भी बोलते हैं हमारे इंडिया में। कुकीज़ एक इंग्लिश शब्द है, ब्रिटिश या फॉरेन कंट्रीज में कुकीज़ बोलते हैं, हमारे यहाँ बिस्किट्स आप मान के चलिए। तो ये किस तरीके का डायग्राम आप देख सकते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है इन आरडीएफ स्कीम सब्जेक्ट, आरडीएफ सब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ। तो इसका सही जवाब है क्लास, ठीक है। अब तो आरडीएफ क्या होता है उसके बारे में देखो, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है। किसी भी रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो आरडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, राइट। तो आरडीएफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क स्कीमा, जो ये वाला है स्कीमा,
तो उसमें ये वोकेबलरी देता है ना, आरडीएफ वोकेबलरी देता है कि किसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे क्लासेस डिफाइन करता है, प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी या उसके रिलेशनशिप। तो ये सब आरडीएफएस मतलब रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क स्कीमा में अवेलेबल है। और ये जो सब्जेक्ट उसमें जो होता है वो क्लास का इंस्टांस होता है, ठीक है, उदाहरण होता है उसका क्लास का। चलिए, 22 members nominated by Government of India in Supreme Policy Making Body of Raja Rammohn Roy Library Foundation is called राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की नीति निर्माण निकाय में भारत सरकार द्वारा 22 सदस्य नामित किए जाने वाले जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको देखो गवर्निंग बॉडी ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन, द सुप्रीम policy making body of Raja Raman Roy is called governing body where 22 members are nominated by government of India, ठीक है। अब राजा राममोहन रॉय के बारे में एक और बता दो, ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आता है, ठीक है। और इसी का काम है कि ये प्रमोट करना पब्लिक लाइब्रेरीज को थ्रू आउट इंडिया, तो फंड प्रोवाइड करता है, तो लाइब्रेरीज को प्रमोट करना इसका काम है, प्रमोशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका काम है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूँ ताकि जो है आपके लिए आसानी रहे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व के विश्वविद्यालयों की वेब मैट्रिक्स रैंकिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला ऑप्शन है स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तीसरा है नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएस, चौथा है रिसर्च एंड इनोवेशन यूके। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल। द वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इज पब्लिश्ड बाय, इसमें एक लैब का नाम है साइबर मैट्रिक लैब, ठीक है, ऑफ स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल। तो ये लैब है CSIC, उसके द्वारा जो है ये एक रैंकिंग दी जाती है। तो वेबोमेट्रिक्स क्या होती है? वेबोमेट्रिक स्टडी होती है ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन एंड यूज, ठीक है। उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में कैसे उसको स्टडी होती है, ठीक है। जैसे बिब्लियोमेट्रिक यूज होता है, इन्फोमेट्रिक यूज होता है टू एनालाइज द स्ट्रक्चर यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ वेब रिसोर्सेज। कोई भी आप वेब रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कोई भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कोई भी आप लिंक यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी होती है। जैसे नंबर ऑफ वेब पेजेस है ना, तो ये एग्जामिन करता है, जैसे वेबोमेट्रिक्स करता है ना, लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन देम, ठीक है। हाउ ऑफन है वेब कंटेंट इज साइटेड, कितनी बार उसको साइट किया जा रहा है रिसर्च में ना, ठीक है। आजकल वेबसाइट्स का बहुत इंटरनेट टेक्नोलॉजी आने की वजह से सब कुछ डिजिटल हो गया है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो ई रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, ठीक है। ई रिसोर्स को आप साइट करते होंगे, राइट, ई रिसोर्स को साइट करते हैं आप रिसर्च में, तो वहाँ पे ये वेब मैट्रिक्स बहुत यूज़फुल है, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स में जो है ये स्टडी करता है, ठीक है। ये कुछ उसके रैंकिंग इंडिकेटर्स हैं जैसे विजिबिलिटी, एक्सीलेंस और ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो ये था 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप you would have learned something from it. If you have any doubt, please feel free to comment in the comment section. और ये बताएं अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप चैट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइब्रेरी टॉकीज। थैंक यू सो मच।